गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम लोग का चल रहा था ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम लोग फास्ट में देखे थे कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है तुम्हारा ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ऐसे तो नाइट्रोजन का, अच्छा नाइट्रोजन का भी हम ऑक्साइड्स को डिटेल्स में बता ही देंगे। तो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स को देखते हैं कि हाउ दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स। ओके, तो दोनों ही चीज यहाँ डील करेंगे, प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। तो ऑक्साइड्स देखो कि जब क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स है तो मैंने उसको डिनोट कर रहा हूँ ई से, एलिमेंट है। और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दो तरह का ऑक्साइड बनाता है। कितने तरह का? दो तरह का ऑक्साइड। अच्छा, तो ऑक्साइड पहले लिख लेते हैं। जैसे कि ये हो सकता है E2O3 हो सकता है, या तो हो सकता है E2O5। इस दो तरह का ऑक्साइड बनेगा। तो क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, E2O3 या तो E2O5। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, E2O3 कैसे होगा? ई यहां पर ई क्या होगा? ई जो है हो सकता है ई यहां पर नाइट्रोजन हो, है, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमोनी हो एंड बिस्मथ, इस तरह का। लेकिन ये A5 के लिए बिस्मथ एप्लीकेबल नहीं होते, मैं बताता हूं अभी। तो देखो E2O3 टाइप का ऑक्साइड के बारे में बता रहा हूं पहले, और यहां मैं लिख रहा हूं E2O5। ओके, दो ऑक्साइड है। अब E2O3 जैसे कैसे, एग्जांपल N2O3, है ना। फिर होता है P4O6, होता है AS4O6। फिर होते तुम्हारा आर्सेनिक हुआ, फिर Sb4O6। और जो तुम्हारा बिस्मथ होते हैं, जैसे कि इसके लिए अगर मैं बात करता हूं B4O6, ओके, ये बना है। अब दूसरी ऑक्साइड जैसे इसके लिए है N2O5, फिर होता है इसके लिए होगा P4O10, इसके लिए हो जाएगा AS4O10, इसके लिए हो जाएगा Sb4O10। लेकिन बिस्मथ के लिए Bi4O10 नहीं बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये दो तरह का ऑक्साइड। आप बोलोगे सर ये आप क्या लिख दिए? तो रेशियो ऑलवेज, यहां पर रेशियो होगा 2:3। अब देखो सब में 2:3 है। अब यहां जो होगा रेशियो वो है 2:5। अब यहां पूरा में यहां 2:5, यानी एलिमेंट का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:5, यहां पर हो जाएगा 2:3। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आई। अब देखो, आप बोलोगे तो सर अगर ऐसा ही है तो फिर N2O3 तो P2O3 क्यों नहीं लिखे? ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है एक्चुअली। ये जो है इसका, अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला देखता, इंपेरिकल फॉर्मूला, तो ये P2O3 है, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये डाइमर के रूप में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, या डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको P4O6, बाकी को बस N नाइट्रोजन को छोड़ के। तो इसका भी वही P2O5 हो गया। अब हमें दो तरह का ऑक्साइड मिला, ये तो हमको समझ में आया। लेकिन आप कहोगे सर ये क्यों नहीं बनाया? ये पेंटा ऑक्साइड, ये पेंटा ऑक्साइड है। Bi4O10 को मैं बोल सकता हूं Bi2O5, तो ये पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं ट्राई ऑक्साइड, है ना। इसको बोल सकते हैं देखो डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, भाई इसको नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी बोलते हैं। अब इसमें देखो इस पेंटाऑक्साइड नहीं बनाता है,
ट्राइऑक्साइड बना लेता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका सिंपल रेशियो क्या होगा बोलो? यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मैं यहां लिख देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट सबके लिए क्या होगा? +3। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। और मैंने बताया था कि Bi जो बिस्मथ है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, सिर्फ एक जगह में बनाता है वो BiF5, यहां पर सिर्फ +5 बनाता है और किसी में भी नहीं। एक ही एग्जांपल है जो बिस्मथ का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, दैट इज ओनली वन एग्जांपल, ये जो है तुम्हारा बिस्मथ पेंटाक्लोराइड, तो ये यहां पर +5 बनाता है। इसका कारण भी है क्योंकि फ्लोरीन के साथ है, तो फ्लोरीन तो सबका बाप है, दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इससे इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खींच लेता है, जिसके कारण से ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं। ओके ना, तो ये एग्जांपल होगा। लेकिन ये जो पेंटाऑक्साइड, यहाँ पर 5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएंगे। तुमको अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, ऑक्सीजन का होता है वैलेंसी -2, तो -2 के लिए कितना होगा? -2 × 5 यानी -10, तो -10। अब ये इसका मुझे नहीं मालूम नाइट्रोजन का, तो मैंने मान लिया नाइट्रोजन का x, तो 2 x है और 2 × x यानी 2x, 2 नाइट्रोजन है, और हर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने अगर x मान लेता हूं तो 2x हुआ, और इसमें हमेशा होता है -2, तो 5 × -10 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहां निकाल दिया x इज इक्वल टू 10/2 यानी 5, यानी 5 है, +5 ऑलवेज +5 बोलना है, तो यह +5। इसी तरह से यहां देखोगे +3। ओके, ये +5 एग्जिस्ट नहीं करते, अनस्टेबल होते हैं, रहना नहीं चाहता है। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते वो एस वाला इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहते। लेकिन फ्लोरीन के पास जब वो आता है, तो फ्लोरीन इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके कारण से उसका इलेक्ट्रॉन को वो छीन लेता है। सो दिस आर द ऑक्साइड्स। अब बात करते हैं इस ऑक्साइड में हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अब प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करते हैं तो देखो, जो नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, क्या मैंने बताया था, ये तुम्हारा होता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? ये एसिडिक है, यानी प्योरली एसिडिक है। ये प्योरली एसिडिक है, एसिड हो गया। अब ये दोनों क्या है बोले थे? एंड आर्सेनिक एंड एंटीमोनी बोले थे मेटालॉइड्स है। तो मेटालॉइड्स मतलब ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, तो इसलिए इसका ऑक्साइड जो बनेगा ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, ये बनता है एम्फोटेरिक। क्या बोले? एम्फोटेरिक मतलब बीज वाला, जैसे एम्फोबिया, एम्फोबिया किसको बोलते हैं? मेढक है तो ना, फ्रॉग, वो पानी में भी रह सकता है और ऊपर में भी रह सकता है, इसलिए उसको एम्फोबिया बोलते हैं। इसी तरह से ये एम्फोटेरिक, यानी इसका कैरेक्टर जो होगा, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और ये जो है ये क्या होगा? बेसिक है। तो देखो, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक, और मेटालॉइड्स का ऑक्साइड एम्फोटेरिक। आ रही बात समझ में? ये इसका नेचर ये दोनों के बीच वाला होगा, यानी ये जैसे एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये जैसे बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ये दोनों जो है एसिड के साथ भी कर सकता है और बेस के साथ भी कर सकता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। इसमें भी वही सेम केस है। ओके, सेम केस। अब सवाल दूसरा है, सर ये ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड, हु इज मोर एसिडिक, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ये भी तो, जैसे मान लिया नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, और मैंने ले लिया नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, दोनों एसिडिक है, दोनों ही एसिडिक है, दोनों नॉन मेटल का बना हुआ। मैं पूछ रहा हूं कि दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो इसको एक सिंपल सा फंडा है, वो है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है यानी E2O5 इज मोर एसिडिक देन E2O3। इसका कारण क्या है? यहां पर इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा दैट इज मोर एसिडिक,
अब सवाल ये है कि ये जो ऑक्साइड है ये होना चाहिए, इसका कंडीशन क्या है? तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों एलिमेंट सेम हो, फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम एलिमेंट्स। जैसे कि मैं अगर बात करता हूं N2O5 और N2O3 के, सो N2O5 इज मोर एसिडिक देन N2। क्यों? दोनों नाइट्रोजन से बना हुआ। मैं तभी कंपेयर कर सकता हूं इस ऑक्सीडेशन के थ्रू से, तभी कंपेयर कर सकता हूं जब दोनों ही सेम एलिमेंट का ऑक्साइड हो। ओके, अब बात है जब दो अलग अलग हो जाए। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर तुम्हें पूछा कि N2O5 इज मोर एसिडिक या P4O6 P4O10, जब मैं बात कर रहा हूं डिफरेंट एलिमेंट की, सेम ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहा हूं ऑक्साइड का, जैसे पेंटाऑक्साइड है तो ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, एक ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो मैं जब ये दोनों की आपस में बात करता हूं, चाहे ये ट्राइऑक्साइड की बात करूं, तो व्हिच इज मोर एसिडिक? ये दोनों में तो आपस में कर लिया, जब सेम एलिमेंट है तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, दैट इज मोर एसिडिक। अब सवाल ये है, अब यहां दोनों 5 है, ये भी तो 5, ये भी 5 है ना। अब इस दोनों 5 में अब मैं क्या से कंपेयर करूं? ओके, तो मैं उसको अब दिखाता हूं कि अगर दोनों 5 में आ गए तो व्हिच इज मोर एसिडिक। जैसे मैं बात कर रहा हूं इस तरह का, जैसे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 और मैं लिख रहा हूं P2O5, हालांकि एक ही है P4O10 में रहता है, तो दोनों ही पेंटॉक्साइड है, डाइमर के फॉर्म में रहेगा। तो इसमें भी नाइट्रोजन का +5, इसमें फास्फोरस का +5। अब तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं बता सकता हूं व्हिच इज मोर एसिडिक, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। ओके, अब मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करूं व्हिच इज मोर एसिडिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का आता है, ऑक्साइड दे देगा और उसमें फाइंड आउट करना होगा एसिडिक ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड, व्हिच इज मोर एसिडिक, और अरेंज करने के लिए कह देंगे। तो इसमें अब क्या करेंगे, अब तुम जब डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब हमको देखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अगर मैं नाइट्रोजन से ऊपर से नीचे जाता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेंगे, एक मैंने कल डिस्कस किया है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम घटते हैं। क्यों घटते हैं मैंने कल बता दी। अब जब ये ने व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन से नीचे फास्फोरस है, नाइट्रोजन के नीचे है फास्फोरस, तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेंगे यानी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम बोले जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होता है उसका एसिडिक नेचर भी उतने ही ज्यादा होंगे उस ऑक्साइड का, है ना, उस एलिमेंट का ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इसका जो ऑक्साइड होगा दैट इज मोर एसिडिक देन, यानी इसका एसिडिटी ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ मोर नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? नाइट्रोजन का ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस। तो जब ये बात हो गया जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा उस एलिमेंट का ऑक्साइड का एसिडिटी भी ज्यादा, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम उसका एसिडिटी उतना कम, तो बेसिसिटी उतना ज्यादा। जैसे कि यहां पर ये सब बेसिक था, क्यों बेसिक? बिकॉज ऑफ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये बहुत कम है, सबसे कम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा, है ना। ये अगर कम होते हैं तो पॉजिटिविटी ज्यादा होंगे। सो ये पॉजिटिविटी जाता है तो इसीलिए इसका ऑक्साइड जो है बेसिक हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो में शायद इसको बता दिया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन होल पीरियोडिक टेबल, अरे वो गलती से हो गया था, फ्लोरीन होता है तो मैं नाइट्रोजन को बता दिया था। तो ये इस ग्रुप के लिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो बेसिक यानी एक चीज तो साफ हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड दैट इज एसिडिक, मेटल ऑक्साइड दैट इज बेसिक, मेटालॉइड्स का ऑक्साइड नेचुरली एम्फोटेरिक, है ना। आई बात समझ में। और ऊपर से नीचे हमेशा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो एसिडिटी घटता है और बेसिसिटी बढ़ता है, एसिडिटी घटता है और बेसिसिटी बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई?
जब भी किसी ग्रुप में ऑक्साइड में जाता हूं क्या होगा, यहां देखो इस ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे इधर जा रहा हूं मैं टॉप टू बॉटम तो क्या होगा, एसिडिटी, एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करेंगे, तो बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। ये हमेशा याद रखोगे, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, तो बेसिसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेंगे, तो ये हमेशा प्रोपोर्शनल। और में अब आते हैं कुछ नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, उसको भी बता देते। अब नाइट्रोजन की ऑक्साइड में आता हूं, तो एसिडिटी बेसिसिटी का हम लोग समझ गए। ओके, अब देखो यहां नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन बहुत सारा ऑक्साइड बना सकता है। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा अगर ऑक्साइड कोई बनाता है तो वो नाइट्रोजन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो बनता है सबसे ज्यादा। तो क्या क्या ऑक्साइड बनता है, जैसे नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो देखो, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है, हम लोग पहले जानते हैं कि भाई ये होता है N2O, है ना। फिर बनाता है NO, फिर बनाता है N2O3, फिर बनाता है NO2, फिर बनाते हैं N2O5। इस तरह का ऑक्साइड बनाता है ना। ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। अभी जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हमें बना, यहां का थोड़ा सा मैं अगर इसकी बात करता हूं, अब पहली सवाल है कि सर नाइट्रोजन ने इतना ज्यादा बना था, बाकी क्यों नहीं, बाकी एलिमेंट इतना ऑक्साइड क्यों नहीं बनाता, फॉस्फोरस इतना नहीं बनाता है, तुम्हारा क्या कहते हैं, फॉस्फोरस के नीचे है आर्सेनिक नहीं बनाता है, बिस्मथ नहीं बनाता, लेकिन नाइट्रोजन ही बनाता है इतना ज्यादा ऑक्साइड, है ना। बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। देखो इसको बोलते क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जो लाफिंग गैस बोलते हैं N2O, लाफिंग गैस जिसको लेने सांस लेने से हंसते रहता है, सो लाफिंग गैस है ये नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है। अब ये है ये तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, व्हाई दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। तो इसका क्या कारण है जो ये बनाता है, तो एक ही कारण है, ड्यू टू पी पाई, जो मैंने फर्स्ट क्लास में शायद बताए थे, ड्यू टू पी पाई बॉन्ड, ड्यू टू पी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम पी पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। नाइट्रोजन मैक्सिमम पी पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। व्हाई? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। क्यों? इसका कारण क्या है कि पी पाई सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, मोस्ट इफेक्टिव है। मोस्ट इफेक्टिव पी पाई बॉन्ड होते हैं। वो तो मैंने पी पाई बॉन्ड कैसे बनता है वो दिखा दिए। सबसे इफेक्टिव क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव। व्हाई मोस्ट इफेक्टिव? ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साइज छोटे होने के चलते जितना साइज ऑर्बिटल का छोटा होगा वो उतना ही इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे, जितने साइज छोटे होंगे उतने ओवरलैपिंग इफेक्टिव होंगे। सो नाइट्रोजन इस पूरे ग्रुप का 15 में सबसे छोटे होते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं, इसके पी पाई बॉन्ड जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। और इफेक्टिव होने के लिए इसीलिए नाइट्रोजन जो है आपस में ही ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, जो बाकी एलिमेंट ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते, और ये डायमेरिक फॉर्म में रहते हैं। सो इसी कारण है जो नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन के साथ ही नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेम पीरियड में है, वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो दोनों का साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल साइज होता है। इसलिए यहां पर जो होता है इफेक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जबकि फॉस्फोरस ने ऑक्सीजन के साथ उतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन का साइज का डिफरेंस ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए उतना ऑक्साइड वो बना नहीं पाते। ओके, अंडरस्टैंड। सो ये है तुम्हारा पी पाई बॉन्ड के कारण ही यहाँ पर ज्यादातर नाइट्रोजन।
अब सवाल है ये नाइट्रोजन का ये जो ऑक्साइड मैंने लिखा, तो इसमें से अगर दे दिया ऑप्शन में व्हिच इज मोर एसिडिक और व्हिच इज लीस्ट एसिडिक अमंग दिस ऑल ऑक्साइड्स, तो कैसे बताएंगे? इसका भी आसान तरीका है पता लगाने की। वही जब सेम एलिमेंट की बात आया तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां ऑक्सीजन के लिए कितना होता है -2। अब नाइट्रोजन के लिए अब कितना होना चाहिए, क्योंकि ये 2 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन के लिए यहां पर हो जाएगा +1, तो +1 हो गया, तो +1 × 2 तो +2 हो गया, और ये -2 तो ऑल ओवर 0। इसी तरह से ऑक्सीजन का -2 तो इसके लिए +2, इस -2 × 3 यानी -6 टोटल, तो इसको +6 होने के लिए इसको +3 होना है। ये -2 × 2 यानी -4, तो -4 को न्यूट्रल करने के लिए इसको +4 होना पड़ेगा। ये -2 × 5 यानी -10, -10 को न्यूट्रल करके +10 होना चाहिए, तो +10 के लिए क्या होगा, ये +5 कर देंगे, और ये 2 तो +5 × 2 यानी 10। तो इस तरह से अब थोड़ा सा गौर कर दो, +1 +2 +3 +4 +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, सो दैट्स व्हाई एसिडिटी इंक्रीज करेंगे। तो एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेंगे। इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस। सो नाइट्रोजन पेंटा जो है दिस इज मोस्ट एसिडिक, और ये क्या होगा, लीस्ट एसिडिक। लीस्ट एसिडिक है, ये मोस्ट एसिडिक हो गया, दिस इज लीस्ट एसिडिक। ओके, तो ये हम कहीं भी पता लगा लेंगे, है ना। चलो अब हम ऑक्साइड के प्रॉपर्टीज की भी जान गए। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज, दैट इज हाइड्राइड। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्राइड। तो यहां पर हम लोग अब थर्ड प्रॉपर्टी के और जाते हैं। ये ऑक्साइड से भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इस एग्जाम में ऑक्साइड से भी आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये हाइड्राइड से पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब देखो ग्रुप 15 एलिमेंट्स का हाइड्राइड जो अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होगा, हाइड्राइड जो है कब होता, जब ये एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। यानी मैंने एलिमेंट को ई से डिनोट कर लिया, और जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां भी दो तरह का नहीं, यहां सिर्फ ओनली वन टाइप्स ऑफ हाइड्राइड बनाते हैं, वो होता है तुम्हारा EH3, ऐसे हाइड्राइड बनेंगे EH3, है ना। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं, एग्जांपल में जैसे कि यहां पर होता है क्या, नाइट्रोजन ने अगर हाइड्राइड बनेगा तो NH3, फास्फोरस ने बनेगा तो CH3, और फास्फोरस का आर्सेनिक बनाता है, और एंटीमोनी और बिस्मथ, ये हो गया हाइड्राइड। ओके, अब मैं इस हाइड्राइड जो बना है, ये जो हाइड्राइड बना है हमारा, इसका थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। छोड़ ऐसे रखो, रहने दो। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को देखूंगा, एक एक प्रॉपर्टीज में यहाँ डील करूंगा, है ना। नंबर 1, अगर मैं बात करता हूं, किसका बात करता हूं ना, EH जो बॉन्ड लेंथ है मैं उसका बात करूंगा पहले, यानी EH का बॉन्ड, यानी जो एलिमेंट है उसके साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड का मैं बात करूंगा, लेंथ की बात करूंगा। तो अगर सबसे मैं बात करता हूं EH बॉन्ड लेंथ, तो आप बताओगे जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज किसका बढ़ता है, इधर साइज बढ़ते जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन है,
और नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कुछ होंगे, ऐसे जुड़ा हुआ है। मैं नाइट्रोजन छोटा साइज है, जब साइज बढ़ते जाएंगे तो मैं अगर बिस्माथ की बात करता हूं तो बिस्माथ का साइज बड़े होने से सबके ऊपर लोन पेयर होगा, तो इसका साइज EH बॉन्ड लेंथ जो है मैक्सिमम कहां पर होगा, बिस्माथ में होगा। क्यों, बिस्माथ का साइज बड़ा है भाई, सिंपल बात है, अगर ये दोनों छोटे साइज के हैं, अगर ये दोनों का बॉन्ड मुझे बनाना है तो बॉन्ड लेंथ ऐसा होगा, अगर ये बड़े साइज के होंगे, ये तो यहां तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो इसका जो न्यू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो ज्यादा होगा, तो साइज जितना बढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ उतना ही बढ़ते जाएगा। तो हम लोग जानते हैं बिस्माथ का साइज सबसे ज्यादा है, तो Bi के साथ H का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, यानी बॉन्ड लेंथ जो है टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने से इंक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है हाइड्राइड का। इतना बात क्लियर। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा प्रॉपर्टी आते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखेंगे कि इसमें अब हम लोग डेल्टा डिसोसिएशन एनर्जी हम अगर देखते हैं, डेल्टा डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH का, डेल्टा डिसोसिएशन एंथैल्पी इसको बोलते, जैसे डेल्टा डी लिखे मतलब डिसोसिएशन, H हुआ एंथैल्पी, मतलब उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड को, EH बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होगा उसका अगर बात करता हूं। अब बताओ ये बॉन्ड लेंथ जितने छोटे होंगे, अगर छोटा सा एक लकड़ी को मैं जो तोड़े, इतना लकड़ी है इसको तोड़ना है और इतना लंबा है लकड़ी और उसको तोड़ना है, तो मेरे लिए इजी कौन सा होगा, जो बड़ा है उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, जो छोटे होंगे उसको तोड़ना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो जितना बॉन्ड लेंथ कम होते हैं वो बॉन्ड उतने ही स्ट्रांग होते हैं। अब जो बॉन्ड, अब इसका भी कारण है भाई, दो न्यूक्लियस नजदीक में होते हैं, उसके बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग होते हैं, वो तो बात की बात है। हम लोग अभी सिंपली ये समझते हैं कि जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो उस बॉन्ड को तोड़ना मेरे लिए आसान होगा। तो तोड़ना आसान है मतलब कम एनर्जी से वो बॉन्ड टूट जाएगा, यानी उसके लिए डिसोसिएशन एनर्जी कम होंगे, यानी ऊपर से नीचे जितना जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी यहाँ पर घटेगा। बड़ा बॉन्ड है आसानी से टूटेगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ये डिक्रीज होते हैं, है ना, ठीक, डिक्रीज होगा। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रहे हैं, यानी बॉन्ड आसानी से टूट रहे हैं। अब देखो थर्ड, यहां थर्ड में आते हैं। अब इसमें हम लोग, यानी ये थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, ये बात दोनों हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, हाँ लिख लो थर्मल स्टेबिलिटी, इस पॉइंट में लिखोगे थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा बताओ अब थर्मल स्टेबिलिटी, हु इज हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया इसलिए अमोनिया नाम है, ये फॉस्फीन है। तो ये जो हाइड्राइड है, अगर मैं पूछता हूं इस हाइड्राइड में सबसे स्टेबल हाइड्राइड कौन है, दैट इज अमोनिया। ये आसानी से नहीं टूटता है, इसका बॉन्ड लेंथ कम है, तो ये स्ट्रॉन्ग NH बॉन्ड होगा, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्यों, आसानी से नहीं टूट रहा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसका ज्यादा है, थर्मल स्टेबिलिटी इसका सबसे कम है, इसलिए आसानी से टूटते। तो थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों में सेम हो गया। अब हम लोग आते हैं, अगर मैं बात करता हूं तुम्हारा इसका रिड्यूसिंग पावर का, रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर में सबसे ज्यादा कौन होंगे। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग पावर की बात करता हूं, तो इसमें रिड्यूसिंग पावर जो होंगे इस केस में, अब बताओ जब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो रिड्यूस, अच्छा पहले ये बात समझ लो रिड्यूसिंग पावर किसका कैसे मेजर करते हैं। तो रिड्यूस करने मतलब ये यहां पर हाइड्रोजन का कमाल होते हैं काम, किसी के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना को हम लोग बोलते हैं उसका रिडक्शन होना,
तो ये जब किसी को रिड्यूस करेंगे तो जब मैं किसी को रिड्यूस कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा रिड्यूसिंग पावर है। अब मैं किसी को जितना जल्दी रिड्यूस करूंगा मेरा रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा। अब रिड्यूस करना मतलब किसी को हाइड्रोजन देना, यानी मैं जितना जल्दी हाइड्रोजन किसी को दे दूं तो मैं उसका उतना ही जल्दी मैं रिड्यूस कर पाऊंगा, यानी मेरा रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा। यानी हाइड्रोजन देने की एबिलिटी क्या है, हाइड्रोजन देने की एबिलिटी। सो जो जितना इजीली हाइड्रोजन देंगे सामने वाले को रिड्यूस करने के लिए, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा। अब बात करते हैं सबसे आसानी से यहां पर टूट के हाइड्रोजन कौन देता है, दैट इज बिस्मथ। ये जो है यानी BiH3, यानी ये जो हाइड्राइड है ये आसानी से हाइड्रोजन देते हैं। अगर आसानी से हाइड्रोजन देंगे तो रिड्यूसिंग पावर इसका सबसे ज्यादा होगा। यानी टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो हमारा रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ये इंक्रीज करेंगे, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेंगे, ये आसानी से रिड्यूस कर पाएंगे किसी और को। तो रिड्यूसिंग पावर किसके साथ रिलेटेड किया हमने, हाइड्रोजन को देना है ना। ऐसे भी ये मेटल हाइड्राइड जो होते हैं, ये मेटल हाइड्राइड है क्योंकि ये मेटल है, बाकी नॉन मेटल। सो मेटल हाइड्राइड जो है, ये मेटल हाइड्राइड आसानी से H- देता है, और H- जाके दूसरे को रिड्यूस करते हैं, यानी हाइड्राइड डोनेट करने का टेंडेंसी इसका सबसे ज्यादा। अब इतना याद रख लो, जो जितना आसानी से हाइड्रोजन देंगे उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा। सो ये क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, क्यों, व्हाई, तो ये इजीली हाइड्रोजन देते हैं। क्यों इजीली हाइड्रोजन देते हैं, क्योंकि इसके साथ इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, यानी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। ये आसानी से टूट के किसी को हाइड्रोजन देंगे, यानी आसानी से किसी को रिड्यूस कर पाएंगे। दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस हाइड्राइड इज मोस्ट रिड्यूसिंग पावर, ओके, सबसे ज्यादा। ओके, नेक्स्ट रिड्यूसिंग पावर हो गया। अब हम लोग जाते हैं दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मैं इसका बात करता हूं तुम्हारा रिड्यूसिंग के बाद, अगर मैं इसमें बेसिसिटी की बात करता हूं, क्या बेसिसिटी, तो मैं अगर बेसिसिटी की बात करता हूं, मैं इसको क्लियर करता हूं पहले एक बार। तो मैंने यहां पर क्या लिखे थे, ये था हाइड्राइड, ये था तुम्हारा बॉन्ड लेंथ EH, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा था फर्स्ट में। ये था तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी, ये हो गया तुम्हारा रिड्यूसिंग पावर, अब यहां पर जो करेंगे हम लोग वो क्या करेंगे, अब यहां हम लोग देखेंगे यहां पर बेसिसिटी, बेसिसिटी। अब बताओगे यहां इस ग्रुप में बेसिसिटी के बारे में अगर पूछा जाए तो देखो, बेसिसिटी यानी बेस किसको बोलते हैं। अब बेस होते हैं जिसका मतलब यहां पर एक्चुअली सब के कोई सब जो है यहां पर लुईस बेस है। अब लुईस बेस किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। किसी को लोन पेयर अगर डोनेट करेंगे तो वो लुईस बेस कहलाता है। सो जिसका जितना टेंडेंसी ज्यादा होंगे अपने लोन पेयर को देने के, लोन पेयर मतलब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस का। आप बोलोगे सर ये लोन पेयर कहां से आया, ये लोन पेयर का मतलब वो नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन था, 5, नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। इसके कितने साथ हाइड्रोजन के साथ है, इधर एक हाइड्रोजन के साथ दे दिया, इस हाइड्रोजन को एक दिया और इस हाइड्रोजन को एक दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो वो बॉन्ड में पार्ट शेयर कर दिए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस नाइट्रोजन इज एंगेज्ड विथ हाइड्रोजन। अपना 3 इलेक्ट्रॉन एंगेज हो चुका है हाइड्रोजन के साथ, तो 3 हो गया, तो बचा कितना, 2, क्योंकि हम लोग नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना देखे थे, 5 है ना, NH2Np3, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 3 इधर बॉन्ड, तो एक बन गया नॉन बॉन्डिंग, जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। सो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड लोन पेयर, लोन पेयर। इसको शॉर्ट में LP भी बोलते हैं, LP लोन पेयर। अब ये लोन पेयर सब में होगा, सब में नाइट्रोजन फास्फोरस सबको। अब जो लोन पेयर देते हैं किसी को,
उसको बोलते हैं हम लोग बेस। और कौन सा बेस? लुईस बेस। यानी इस नाइट्रोजन की मैं बात करता हूं NH3 में, इसका अपना लोन पेयर, जैसे एक H+ आया उसका हम सामने, तो H+ मतलब क्या? एसिड। तो उसको ये अपना लोन पेयर को दे देते हैं और क्या बनाता है? NH4+, है ना? ये प्लस जो होता है नाइट्रोजन के ऊपर होगा, तो मैंने नाइट्रोजन के ऊपर, इसको एमोनियम आयन बोलते हैं, NH4+। तो ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये तो केमिकल बॉन्डिंग में था। तो ये जो है लोन पेयर को देते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज बेस। कौन सा बेस? लुईस बेस। लुईस बेस। ओके। सो जिसका लोन पेयर देने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा, उसका बेसिसिटी उतना ज्यादा होगा। तो बेस का जो पावर है उसी को हम एक्चुअली बेसिसिटी बोल रहे हैं। तो जिसका जितना लोन पेयर देने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा, उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस उसको बोलेंगे। अब सवाल है कि नाइट्रोजन आसानी से देगा या फास्फोरस देगा या आर्सेनिक? सबके पास दो, माने इस तरह लोन पेयर। देखो ये लोन पेयर दो नहीं है, ये 1 पेयर है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है। एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कंफ्यूज कभी मत करना, लोन पेयर मतलब पेयर की बात कर रहा हूं ना, तो पेयर मतलब 2 होगा, 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबके पास 1 लोन पेयर है। अब सब में देगा। अब देने का एबिलिटी किसका ज्यादा है? जिसका एबिलिटी जितना देने का ज्यादा होगा सामने वाले को, जैसे इसको H+ को दिया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके पास लेने का टेंडेंसी था, ये लेना चाहता है या ये देना चाहता है, इसलिए दोनों में आपस में जुड़ गया। तो देने का एबिलिटी सबसे जिसका ज्यादा होगा, वो उतने ही स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, है ना? अब देख लेते हैं इसमें से कौन ज्यादा देंगे। अब देखो, अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या बढ़ता है? साइज जो है ऊपर से नीचे बढ़ता है, नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, साइज बढ़ रहा है। ओके, तो मैं इसको अब क्लियर करता हूं इस साइड को। अब देखो, अगर साइज बढ़ेंगे, साइज जब बढ़ रहा है मेरा, तो क्या होगा? मान लो अगर नाइट्रोजन का साइज इतना है और फास्फोरस का साइज इतना है, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, है ना? तो अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी ऊपर में 2। मैंने बस जो मैं नॉन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, डिटेल्स मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने एक हाइपोथेटिकली, ऐसे रियल में ऐसा नहीं है, हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं। तो आप बताओ, इस समय 2 है, अब थोड़ा छोटा स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ा सा स्पेस है, यहां पर और ज्यादा जगह है। अगर यहां पर बात करता हूं तो डेंसिटी कहां ज्यादा होगा? अरे कम स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये यहां पर डेंसिटी जो है ज्यादा है, दैट इज, इसको बोलेंगे यहां पर हम लोगों ने मोर अवेलेबल है, मोर अवेलेबल है, दीज इलेक्ट्रॉन इज मोर अवेलेबल। ये देने के लिए इसके पास तो कहीं कम जगह में 2 इलेक्ट्रॉन है, अरे ले लो मेरे पास से, ये देने के लिए बेकाबू रहते हैं, तो ये मोर अवेलेबल है, इसका अवेलेबिलिटी कम होगा। क्यों? डिफ्यूज से, ये क्या है? डिफ्यूज से, ये है डिफ्यूज, फैला हुआ है, डिफ्यूज है, फैला हुआ। और यहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, छोटा जगह 2 इलेक्ट्रॉन, बड़ा जगह में 2 इलेक्ट्रॉन, सो दिट इज डिफ्यूज से। ये इसके पास छोटा जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के चलते इसका देने का एबिलिटी ज्यादा है। यानी यहां पर नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका इलेक्ट्रॉन छोटा साइज होने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, इसके देने का एबिलिटी भी ज्यादा होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन पूरा जगह में फैला हुआ है, इसका देने का एबिलिटी कम है। सो जिसका देने का एबिलिटी जितना ज्यादा होगा, उसका बेसिसिटी मैंने अभी बताया उतना ही ज्यादा होगा। सो इनमें से बेसिक कौन होगा सबसे ज्यादा? कौन होगा? आरोही? आरोही सुनाई दे रहा है? यस सर। तो बेसिसिटी किसका ज्यादा होगा? बिस्मत का। कैसे? बिस्मत तो बड़ा साइज का होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज है, तो पूरा फैला हुआ है। और इसमें छोटे साइज हो गए नाइट्रोजन, कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर अवेलेबिलिटी ज्यादा, जिसके पास जितना अवेलेबल होगा, तब ना देखो मेरे पास है ये नहीं तो मैं कहां से दूंगा, तो जो मोर अवेलेबल है वो देने का टेंडेंसी भी ज्यादा होगा।
और जिसका देने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा लोन पेयर किसी को, उसका मैंने अभी बताया बेसिसिटी भी ज्यादा होंगे। तो दैट्स व्हाई अमोनिया इज मोर बेसिक, है ना। यहां अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिसिटी क्या होगा? Decreases. यस, बेसिसिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। यानी बेसिसिटी डिक्रीज मतलब मोस्ट बेसिक कौन हुआ? अमोनिया। Ammonia. और लीस्ट बेसिक कौन हुआ? Bismuth. हाइड्राइड। तो बेसिसिटी वही बात है जिसका लोन पेयर देने का अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा, उसको लुईस बेस, एंड ऑल आर दिस लुईस बेस, लुईस बेस। ओके, तो ये बात समझ में आ गया, हमारा बेसिसिटी भी आ गया। तो कितना बात हुआ? EH बॉन्ड की बात कर लिया, थर्मल स्टेबिलिटी की बात किया, रिड्यूसिंग पावर की बात किया, बेसिसिटी की बात कर लिया। अब नेक्स्ट बात करता हूं इसमें बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख दिए बॉन्ड और एंगल, तुम लिख लोगे पूरी, तुम पूरा लिखोगे बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल की मैं बात करता हूं, तो बॉन्ड एंगल जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम डिक्रीज होंगे। ठीक है, ये सब एरो को मत रखो नहीं तो कंफ्यूजन कर देगा तुम्हें। हम लोग हमेशा सोचेंगे टॉप टू बॉटम। ओके, तो यहां पर ये इंक्रीज, ए डिक्रीज, ए इंक्रीज, ए डिक्रीज, फिर अगेन डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। आप बोलोगे इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 107 डिग्री के आसपास, 170.5 होते हैं, ऐसे 107 मान के चलो। अब इसमें जो होता है ये आ जाता है सब 90 के आसपास, 91, 92 ऐसे कुछ। तो इतना बॉन्ड एंगल यहां पर घट गया। ठीक, तो बॉन्ड एंगल जैसे ऊपर से नीचे जा रहा तो मैं क्या हो रहा? घट रहे हैं। यहां बॉन्ड एंगल आता है शायद ऑलमोस्ट ऐसे ही 90 के आसपास या 91 के आसपास। ओके, ऐसे कुछ उनको याद नहीं रखना है, बस एग्जैक्ट याद करना कि बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा है। अब सवाल है सर डिक्रीज क्यों हो रहा है? यही ना बात, हर चीज का रीजन है। तो अब डिक्रीज की बात करता हूं, कैसे डिक्रीज होता है। ओके, अब देखो डिक्रीज कैसे होता है। ये बॉन्ड एंगल जो है, अब नाइट्रोजन बताओ, यहां नाइट्रोजन के साथ कितना है? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस शेप को हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। यहां पर लोन पेयर जुड़ा हुआ है, ये पिरामिडल शेप होते हैं, 11 में पढ़े थे। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, ये तो जानते हैं। अब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इस जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्डेड 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचना, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताओ, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, फॉस्फीन को लेता हूं, यहां पर फॉस्फीन और नाइट्रोजन में कंपेयर करता हूं तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने और नजदीक खींच लेता है। तो इसका नजदीक 2 इलेक्ट्रॉन जो बीच में रहना चाहिए था वो नाइट्रोजन के पास चला गया, बॉन्डेड, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो नाइट्रोजन के नजदीक जाएंगे। यहां पर फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहां पर दूर में रहेंगे। तो यहां जो दूर में रहने के चलते इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होंगे। बड़ी अच्छे से समझो इसको, डिस्टेंस ज्यादा, यहां पर दोनों एकदम नजदीक नाइट्रोजन का है तो यहां डिस्टेंस कम होंगे, यहां डिस्टेंस ज्यादा होंगे। अब डिस्टेंस कम होंगे 2 बॉन्ड पेयर का, और हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ते, वैस्पर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होता है? लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर। तो यहां पर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन होगा। अब यहां पर जब दोनों नजदीक हो गया तो यहां रिपल्सन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दोनों नाइट्रोजन के नजदीक आ गया तो दोनों का डिस्टेंस कम हुआ तो रिपल्सन ज्यादा। यहां पर रिपल्सन दोनों का दूरी ज्यादा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इतना खींचेगा नहीं, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो बॉन्ड डिस्टेंस, देखो बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन कम। यहां पर क्या है? इस केस में रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा तो क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा तो ये दोनों में
रिपल्सन करेगा, नजदीक आ गया, रिपल्सन करके बॉन्ड को धकेल देगा, दोनों में रिपल्सन होगा तो इसको उधर हटाएगा, उसको उधर हटाएगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएंगे। यहां पर रिपल्सन कम है, यहां पर रिपल्सन कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, सॉरी कम होंगे, तो एक बात, रिपल्सन ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो याद में समझ में आएगी बात। इसी तरह जितने नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम होगा और बॉन्ड एंगल उतना ही तुम्हारा घटते जाएंगे। अब दूसरा भी बात होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसमें लेकिन sp3 इसमें हाइब्रिडेशन नहीं होता है, इसलिए ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर बोला जाता है और 90 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल सब होते हैं। ओके, और इसमें हाइब्रिडेशन होता है, ये बात तुम्हारा जरूरत नहीं है। अगर IIT नीट वगैरह तैयारी करते हो तो फिर उसको मैं बताता, लेकिन छोड़ दो इसका, फिर हम चल जाएंगे इस लोन पेयर का, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लूंगा, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर, ये वगैरह बहुत चीजें हैं, वो सब में चले जाएंगे तो जरूरत नहीं अभी। ओके, तो हमारा अभी छोड़ दो, इतना समझ गए हम लोग कि ये नेगेटिव ज्यादा है, अपने पास खींच लेता है तो खींचेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, रिपल्सन ज्यादा तो बॉन्ड दोनों को ढकेल के हटा देंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएंगे। यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये बॉन्ड पेयर दूर में रहता है, फास्फोरस से दूर में रहेगा तो डिस्टेंस ज्यादा तो रिपल्सन कम मतलब दोनों नजदीक आ सकते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल कम, तो बॉन्ड एंगल भी हो गया। And the next point is very important, that is melting and boiling point। यहाँ पे तो सवाल बनता ही है, तो मैं किसी एक को मिटा के इधर ही कर देता हूं, इस साइड में लिख देता हूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट करके, यहां आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसको भी दो तरह से डिवाइडेड कर देता हूं। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में जो देखोगे उसमें तुम्हारा, हम डेटा को, हम तो डेटा तो याद नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जो बता रहा हूं उसमें थोड़ा सा ये कर लोगे तो तुम्हें भी ये डेटा को इसलिए दिखा रहा, मैं लिख देता हूं, ऐसा ऑर्डर तो मालूम है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होता है अमोनिया का, बॉइलिंग पॉइंट भी अमोनिया का ज्यादा होते हैं, लेकिन बात वो नहीं है, बात हमको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से सिखाना, तो मैं इस डेटा को लिख देता हूं। ओके, फिर हम लोग उसको देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर डेटा को मैं यहाँ लिख देता हूं। ओके, देखो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो तो एमोनिया का होता है 195 अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं केल्विन में। ओके, फॉस्फिन का होता है 139 केल्विन। यहां पर समझना है हमको, ये डेटा याद नहीं रखना है, 156 मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, और 185 केल्विन, और बिस्मथ का डेटा नहीं मिला। तो अब देखो दूसरा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो ये होता है 237 केल्विन के आसपास, इसका होता है, फॉस्फिन का होता है तुम्हारा 185 के आसपास। ओके, आर्सेनिक वाला का होते हैं 210 केल्विन, और बिस्मथ वाले के होते हैं 254, और सॉरी एंटीमोनी का, और बिस्मथ का होता है 290। आप थोड़ा सा इसको देखो तुम्हें पता लग जाएगा। देखो मेल्टिंग पॉइंट है ना, कलर चौक नहीं है, अंडरलाइन करना, अच्छा कर लेंगे। देखो यहां पर इस चीज को गौर करो, सबसे ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट 195, फिर ऊपर से यहां की, इसके बाद देखो फिर ये क्या है, इंक्रीज किया, यहां से फिर इंक्रीज कर रहा है, यानी सबसे ज्यादा था फिर डिक्रीज किया तो डिक्रीज करके फिर ये इंक्रीज करने लगा, इधर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पर सडनली डिक्रीज किया, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते गए 139, 156, 185। मेरे कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा क्यों है। फिर दूसरा आ जाओ, इसका देखो बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का NH3 का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 237 है, फिर यहां पर देखो डिक्रीज किया, डिक्रीज करके फिर अगेन इंक्रीज करने लगा, देखो 185, 210, 254, 290। तो मैं कह रहा हूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया क्यों फॉस्फिन से आगे, ये हमेशा पूछा जाता है कि
NH3 का मेल्टिंग हो या बॉइलिंग पॉइंट हो वो फॉस्फिन से ज्यादा होते हैं pH 3 से। इसका एक ही कारण है, सिर्फ एक बात लिखना है, ड्यू टू इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? एक बात को यहां नोट कर लो, ड्यू टू इंटरनल, माने इंटरनल मतलब इसके इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं, तो इंट्रामोलिकुलर लिख दो, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर, सॉरी इंट्रा नहीं होगा यहां पर, इंटरमोलिकुलर होगा, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते किस में होते हैं? अमोनिया में। अमोनिया में हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है H बॉन्ड, जिसके कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी जाता है। बात है यहां से हम लोग जानते हैं जब भी फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से इधर जा रहा हूं तो साइज बढ़ रहा है। तो मैंने बताया था ना, जब साइज बढ़ेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? तो मैंने बताया था कि भाई वो सरफेस जब बॉयल करता है तो मॉलिक्यूल को सरफेस से निकालना पड़ता है। तो सरफेस से कौन आसानी से निकलेंगे? जिसका वेट कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, वो आसानी से सरफेस से निकल जाएंगे। तो जिसका मास ज्यादा होगा, सरफेस से निकालने के लिए उसका ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इधर बॉइलिंग पॉइंट तो नीचे बढ़ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि इस सॉलिड में, मेल्टिंग मतलब सॉलिड होना चाहिए, अब बॉइलिंग मतलब लिक्विड, यानी ये लिक्विड अमोनिया की बात कर रहा हूं और ये सॉलिड अमोनिया की बात कर रहा हूं, चाहे फॉस्फिन का बात कर रहा हूं। तो जब अमोनिया सॉलिड स्टेट में और चाहे लिक्विड स्टेट में, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, दोनों में ही वो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी है। इसी के कारण से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट में देखोगे ये सबसे ज्यादा तो हो गया, यानी सबसे ज्यादा यहां पर अगर ऑर्डर में बात करता हूं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? मेल्टिंग पॉइंट NH3 का। NH3 के बाद क्या आ जाएगा? ये उल्टा तरफ आ जाओ, यानी ये SbH3, SbH3 के बाद चले जाओ AsH3, इसके बाद लास्ट में PH3। सबसे कम हो गया फॉस्फिन का। ये मैंने मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा ऑर्डर देखो, अब इसको क्लियर कर देता हूं। अब बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा देखो ऑर्डर, देखो बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर थोड़ा सा अलग है। सबसे ज्यादा किसका होगा? BiH3 का। देखो BiH3 का 290 है, फिर क्या होगा? SbH3 है ना, SbH3 का 254, इसके बाद आ जाएगा अमोनिया। अमोनिया के बाद आ जाएंगे तुम्हारा, अमोनिया के बाद आ जाएंगे आर्सेनिक वाला, और सबसे कम होगा कौन? अगेन PH3। PH3 के देखो 185 सबसे कम है, यहां भी सबसे कम है। फॉस्फिन का हमेशा सबसे यहां पर कम है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, और फॉस्फिन से ज्यादा अमोनिया इसलिए हो जा रहा है, इसमें भी देखो फॉस्फिन से ज्यादा, यहां तो सबसे ज्यादा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया का मैक्सिमम नहीं होता है, लेकिन ये फॉस्फिन से तो ज्यादा होते हैं। इसका कारण है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते कैसे देख लो। नाइट्रोजन है, मैंने इसका हाइड्रोजन लिखा 1 2, और यहां मैंने एक लिख दिया 3 हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल हुआ। ये दूसरे अमोनिया के साथ भी सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, H N H, फिर अगेन ऐसे करके वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा, ये हाइड्रोजन भी किसी के साथ बनाएगा, ये हाइड्रोजन भी बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन भी किसी और अमोनिया के साथ, इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। तो जब सॉलिड स्टेट में है अमोनिया, जब NH3 सॉलिड है, तो अमोनिया सॉलिड मतलब उसमें कुछ नहीं, सिर्फ अमोनिया है, तो अमोनिया का एक अमोनिया से दूसरे अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। देखो इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन का दूसरे मॉलिक्यूल का ये Q होता है, ये डेल्टा नेगेटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये तो जानते हैं क्यों होता है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने और खींच लेता है, इट बिकम्स डेल्टा नेगेटिव एंड इट बिकम्स डेल्टा पॉजिटिव। सो ये डेल्टा पॉजिटिव मैंने गलत कर दिया, रुको ऐसे करो, ये डॉट इन नाइट्रोजन के साथ होगा, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव है ना, ये हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के साथ होगा, मैंने दोनों हाइड्रोजन लिख देते, सॉरी। तो ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थ्रू हाइड्रोजन, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो इसमें अट्रैक्शन जो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कौन कौन बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जानते हो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद रखो फॉन, ये फॉन को याद रखो, क्लोरीन बना सकता है, ऑक्सीजन बना सकता है, नाइट्रोजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसलिए इसके इस, अब जब भाई इसको मैं मेल्ट करूंगा तो एक अमोनिया दूसरे अमोनिया ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी के चलते इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, जबकि इस तरह से फॉस्फीन के बीच में, फॉस्फीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलता है, और ये दोनों आपस में होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर, सॉरी इंट्रा बार बार निकाल जा रहा है, इंटरमोलिकुलर, ओके, इंट्रा होता है एक, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, लेकिन ये अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, ओके। अब दूसरी बात है, मैं अगर बात करता हूं जब ये अमोनिया के लिक्विड की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है ये पानी में हो, तो पानी में भी इसको हाइड्रोजन वाटर के साथ ये बना लेता है, वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन है तो वाटर का ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लेता है, इसलिए वहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं, इसलिए अमोनिया पानी में घुल जाता है। अरे बात समझ में, तो दिस आर द प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैं बार बार कह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट था, बार बार था एग्जाम में, अमोनिया का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा क्यों है, तो यही बात है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इतनी बात है। कौन, राहुल, अरे तुम क्या कर रहे हो, अरे सर देखने हैं। अरे वाह, और सब बताओ ठीक ठाक, हाँ सर, बाकी सब ठीक है, हाँ सर सब ठीक है, आप कैसे हो सर? हाँ ठीक ठाक सर, चल रहा है, बढ़िया। यही थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ओके। तो ये हाइड्राइड का जो मैंने देखा, तुमने क्या क्या डिस्कस किया हाइड्राइड का प्रॉपर्टीज में, पहली बात की है मैंने, हाइड्राइड में देखे ग्रुप 15 का जो हाइड्राइड का एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड डिस्टेंस, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड डिस्टेंस EH डिस्टेंस बढ़ेगा, तो मैंने हाइड्राइड का देख ली, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इस क्या होगा, उस बॉन्ड डिस्टेंस को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो रहा है, तुम्हारा घट रहा है, तो मैंने उसको डिस्कस किया, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, फिर मैंने बेसिसिटी को डिस्कस किया, टॉप टू बॉटम बेसिसिटी डिक्रीज होते हैं, फिर मैंने क्या डिस्कस किया, तुम्हारा बॉन्ड एंगल को मैंने डिस्कस किया, है ना, रिड्यूसिंग पावर को मैंने डिस्कस किया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को मैंने डिस्कस किया, तो हाइड्राइड का बताओ कितने प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, तो सारे के सारे लगभग प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस हाइड्राइड का कर चुके हैं, ओके। तो अब लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अब इसका हैलाइड के साथ, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लास होने वाले हैं, तो उस क्लास को कर लेना, हैलाइड, ग्रुप 15 का हैलाइड, ओके। चलो आज यहीं तक समाप्त करते हैं, और अगर थोड़ा बहुत कोई चीज छूटा होगा तो मैं कभी भी वो उसको रिकवर कर लूंगा, ठीक है।